हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं JKPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 2013 और 2015 में, ये बेसिकली 2013 में रिक्रूटमेंट निकली थी और 2015 में इसका पेपर हुआ था। ये पेपर लेके मैं आया हूँ आज ये, और ये जो पेपर है इसकी आंसर की भी है, इसकी आंसर की भी मैंने डाउनलोड की है। ये जो क्वेश्चन पेपर और इसकी आंसर की आप दोनों इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने सर्कल लगाया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस होंगे जिनका जो आंसर की पे जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। इसके बाद JKPSC ने रिवाइज्ड आंसर की निकाली थी जिस पे आंसर ठीक दिए थे, लेकिन मुझे इंटरनेट पे यही आंसर की मिली पुरानी वाली, तो इसीलिए मैंने इनको सर्कल मार्क किया हुआ है। तो ये पेपर इजी लेवल का पेपर है, आप देख सकते हो। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि फ्री बॉडी डायग्राम, जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो क्या होती है। फ्री बॉडी डायग्राम के इसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि आइसोलेटेड जॉइंट विद ओनली बॉडी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, जैसे मान लो एक ये ट्रस है, ठीक है, तो इधर 2 स्पोर्ट्स रिएक्शंस हैं। तो अगर हम इस जॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम इसको जो मेंबर्स हैं इसमें जो फोर्सेस होती हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है इसमें लिखा है जो आइसोलेटेड जॉइंट विद ऑल द फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस। जैसे मैंने ट्रस की एग्जांपल ली, उसमें जो मेंबर्स की इंटरनल फोर्सेस होती हैं और एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन इट। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो होती हैं रिएक्शन फोर्सेस। किसी भी जैसे बीम है, ठीक है, जैसे कोई ट्रस है, किसी में भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो रिएक्शंस होंगी और जो इंटरनल मेंबर में फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस होंगी। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए। एक जो कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं, कोप्लेनर फोर्सेस वो होती हैं जो एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही होती हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इन जो जितनी भी फोर्सेस हैं सभी को हम सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम। जब ये सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। फोर्स का पॉलीगन क्लोज होता है, फनिकुलर पॉलीगन क्लोज होता है, जब दोनों क्लोज होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फोर्स पॉलीगन और फनिकुलर पॉलीगन क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं एक बीम की एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पे एक सेंटर में लोड लग रहा है। तो अभी देखो बोस नोटेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेस डायग्राम बनाते हैं। मान लो मैं इसको ए बी और सी की, इन स्पेस को मैंने वैल्यू दी ए बी और सी, और जब हमें ये बनाना है, ये जो लोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको AC मानेंगे। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हम इसको सबसे पहले, ये है हमारी स्पेस डायग्राम, ठीक है, ये है हमारी स्पेस डायग्राम। इससे हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, ये AC हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके बाद जो ये वाली नेक्स्ट है ये हमारा CB होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, CB। ये जो हमारी ये जो रिएक्शन है इसको हम CB से डिनोट करेंगे, ठीक है, इस रिएक्शन को। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो BA से डिनोट करेंगे, ठीक है। पहले हम बनाते हैं सबसे पहले स्पेस डायग्राम, ठीक है, स्पेस डायग्राम के बाद हम बनाते हैं वेक्टर डायग्राम, और वेक्टर डायग्राम से हम बनाते हैं फोर्स डायग्राम। जब फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो उसके बाद हम बनाते हैं फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम, ठीक है। जो फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम होती है तो ये आप चेक कर सकते हो कहीं पे भी, इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा पॉलीगन, ये फनिकुलर पॉलीगन क्या है और फोर्स पॉलीगन क्या है। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं तो फोर्स पॉलीगन और फनिकुलर पॉलीगन दोनों क्लोज होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि जो फोर्स पॉलीगन है वो रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। जब फोर्स पॉलीगन, अगर क्लोज पॉलीगन होगा फोर्स पॉलीगन, तभी जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स पॉलीगन बना रहे हैं तो फोर्स पॉलीगन कैसे बनाती हैं, जब हमारे पास वेक्टर डायग्राम होती है। जैसे मान लो ये वेक्टर डायग्राम है, हम इससे फोर्स पॉलीगन बनाते हैं। पहले हम इसको बनाया, उसके बाद मान लो हम इसको इसके आगे ऐसे बना रहे हैं और नेक्स्ट इसको ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारा बन गया फोर्स पॉलीगन। अगर ये क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है फोर्सेस। नेक्स्ट है इफ़ 2 फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम। अगर 2 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब उनकी लेंथ सेम होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और जो अलॉन्ग सेम लाइन, एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो हमारे तीनों ऑप्शन इसमें ट्रू होंगे, 1, 2 एंड 3।
जो ऑर्डिनेट होता है फनिकुलर पॉलीगन का वो हमें बेंडिंग मोमेंट बताता है। ठीक है, जो ऑर्डिनेट होता है फनिकुलर पॉलीगन का वो हमें बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताता है कि उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी है। फॉर ए नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज, नॉन कॉन्करेंट का मतलब है जो ऐसी फोर्सेज जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और उनका इक्विलिब्रियम में होना है, तो उसके लिए जो फोर्स पॉलीगन और फनिकुलर पॉलीगन ये दोनों का क्लोज होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या दिया है कि दो फोर्सेज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है P। एक एक्ट कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और दूसरी कर रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये मान लो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है P और दूसरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है P। ठीक है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा P साइन 45 डिग्री, ऐसे इधर ही P साइन 45 डिग्री, ऊपर हो जाएगा हमारा P cos 45 डिग्री। और इसको भी रिजॉल्व करेंगे दोनों को, अगर हम फिर से क्लियरली देखें तो ये इस तरीके से हो जाएंगी। ये दो फोर्सेस दी हैं, ये भी P फोर्स दी है, ये भी P फोर्स दी है। ये हो जाएगा हमारा P साइन थीटा, ये P साइन थीटा, और ये ऊपर आ जाएगा P cos थीटा। और इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा P cos थीटा। इस तरीके से अगर हम इसको बैलेंस करना है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसको बैलेंस करना है तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी 2 टाइम्स P cos थीटा, 2 टाइम्स P cos थीटा। ठीक है, मतलब हमें रिजल्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी 2 टाइम्स P cos थीटा। और इधर थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है हमारा √2P। तो ये आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है इसका गलत दिया हुआ है। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर एक सॉइल ऐसी है जिसमें वाटर का वेट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो सॉइल के कंपैरिजन में उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है कि जो उसका परसेंटेज है वाटर कंटेंट की वो 100% से ज़्यादा हो सकती है। इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो डी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बी ऑप्शन दिया है आंसर की पे। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे चेक कर सकते हो, इसका आंसर डी होगा। ऐसे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है कि कौन सी ऐसी जो सॉइल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनी है, मतलब सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें टेलस जो है ये हमारा ट्रू ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन इधर ड्रिफ्ट दिया है, ड्रिफ्ट हमारा ग्लेशियर के कारण बनता है। ठीक है, लॉइस हमारी विंड के कारण बनती है। किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक या इंटरनेट पे सर्च कर सकती हो, जो इसका जो ट्रू आंसर है वो बी होगा। ठीक है, ये सारा इजी पेपर है। उसके बाद आप 11th क्वेश्चन देख सकते हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की क्या रेंज होती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़ीरो होगा, ठीक है, जो वाइड्स फिल्ड विद वाटर है, अगर वाइड्स में वाटर ज़ीरो होगा तो सैचुरेशन ज़ीरो होगी। अगर वो वॉल्यूम पूरी वाइड्स की जो वाटर से फिल होंगी तो 100% होगी, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट जो है वैलिड रेंज ऑफ वाइड्स परसेंटेज। जो परसेंटेज ईयर वाइड्स हैं उनकी क्या परसेंटेज होती है। परसेंटेज ईयर वाइड्स 0 से लेके 100 के बीच में होती है। ठीक है, परसेंटेज ईयर वाइड्स 0 इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई भी सॉइल है उसमें कुछ ना कुछ वाइड्स होती हैं, तो वाइड्स कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, परसेंटेज ईयर वाइड्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो अगर हमारी जो वॉल्यूम और सॉइल की वॉल्यूम, वाइड्स की वॉल्यूम और सॉइल की वॉल्यूम इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ये कभी भी 100% नहीं हो सकती। और जो वाइड्स की वॉल्यूम है वो 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 100 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। वाइड रेशो क्या होती है, वाइड रेशो ऑफ ए सॉइल मास कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। वाइड रेशो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये जो है ये कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी अटेन कर सकती है। 0 वैल्यू इसलिए नहीं होती, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो सॉइल होती है उसमें कुछ ना कुछ वाइड्स ज़रूर होती हैं, तो इसीलिए जो इसकी वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। अगर जो वाइड्स की वॉल्यूम है वो सॉलिड से ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू जो ई की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है। इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए पार्शली सैचुरेटेड
हमें पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस जो एयर कंटेंट है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है 60%, ठीक है 60%। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60% को हम लिख सकते हैं 0.6, ठीक है 60% को हम लिख सकते हैं 0.6, 60% को हमने लिखा 0.6, और एयर कंटेंट को हमें निकालना है इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। जो पार्टिकल की साइज़ है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो इफेक्टिव साइज से, जो D10 बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब कि D10 वो साइज़ होता है पार्टिकल का जब हम उसे सीप से पास करेंगे, 10 mm की सीप से पास करेंगे, तो सिर्फ जो 10 mm जो मतलब कि 10% होगा वो रिटेन होगा, जो बाकी 90% है वो पास हो जाएगा उससे। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सॉइल। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को हम लिखते हैं D60/D10। D60 क्या होता है कि जो 60% पास हो जाए वो साइल, और D10 होता है वो डायामीटर जिससे मतलब कि 90% पास हो जाए, सिर्फ 10% रिटेन हो, 60% रिटेन हो, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है, ये वैल्यू ग्रेटर होगी 60% वाली, जो 60% पास हो जाए, ऐसा डायामीटर जिससे 60% साइल पास हो जाए, ये ऐसा डायामीटर है जिससे 10% पास हो जाए, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा, तो इसीलिए ये जो डी हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई फ्लो इंडेक्स के बराबर होता है। ये सिंपल क्वेश्चन हैं ये सॉइल मैकेनिक्स के। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज़ 0, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके बराबर होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, अगर ये 0 के बराबर है तो वो कौन सी सॉइल होगी। अगर हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 के बराबर है तो वो हमारी सैंड होती है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी सैंड में बिल्कुल 0 होती है। फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच आर द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास। फील्ड में जो सबसे क्विकेस्ट मेथड है वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इससे हम वाटर कंटेंट सबसे आसानी से 5 से लेके 7 मिनट के बीच में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 to 7 मिनट्स लगती हैं, इससे हमें वाटर कंटेंट का पता लग जाता है। ये जो ओवन ड्राइंग मेथड है ये लेबॉरेटरी मेथड है, एल्कोहल मेथड भी लेबॉरेटरी मेथड है, सैंड बाथ मेथड है, इनके जो फार्मूले हैं वो सेम है, लेकिन जो सैंड बाथ मेथड है ये हम फील्ड में यूज़ करते हैं, तो ओवन ड्राई मेथड है ये हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20, इधर लिखा है जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हैं। अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये तीनों क्या हैं, क्ले मिनरल्स हैं, इसीलिए हमारे तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, हमारा जो ट्रू आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परमिएंट क्या होता है, वो लिक्विड जो मतलब कि परमिएट हो रहा है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है तो अगर इसके ऊपर बारिश हो रही है, ये जो वाटर है ये जो परकुलेट हो रहा है, परमिएट हो रहा है, तो इस वाटर को बोलते हैं परमिएंट, वो लिक्विड जो परमिएट हो रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी के ऊपर, उस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो कन परमिएबल होगा। यूनिट वेट पे भी डिपेंड करता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला कि EQ डिवाइडेड बाई 1 + E गामा डिवाइडेड बाई म्यू 1 शेप, ठीक है, शेप फैक्टर का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये यूनिट वेट और विस्कोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। क्विक सैंड क्या होती है, क्विक सैंड हमें पता है ये वो कंडीशन होती है जब जो वर्टिकल प्रेशर होता है वो 0 हो जाता है, और जो सॉइल के ऊपर कोई भी वर्टिकल प्रेशर एक्ट नहीं करता, इसलिए वो फ्लो करने लगती है। ये कोई सैंड की टाइप नहीं है, ये वो कंडीशन है, ये सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल में होती है, ठीक है, जैसे सैंडी सॉइल हो गई। इफ़ द परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज 0.8 मीटर mm/सेकेंड, जो ग्रेवल होता है इसकी परमिएबिलिटी होती है ऑलमोस्ट 1 cm/सेकेंड। जो सैंड होती है इसकी 0.5 से 0.8 mm/सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये आप सारी वैल्यू से क्ले की होती है ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶, ठीक है, cm/सेकेंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सैंड होगा हमारा। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ जो परमिएबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, विस्कोसिटी कम होती है, जब जो लिक्विड है वो कम विस्कस होगा तो वो आसानी से परमिएबल हो जाएगा, तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। तो ऐसे हम
25th क्वेश्चन देखें, जो इसका आंसर है वो हमारा एक्चुअल में 0.36 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कुछ और ऑप्शन में नहीं है जो इसका एक्चुअल आंसर है। कंप्रेक्शन इंडेक्स फॉर रीमोल्डेड साइल, इसका फार्मूला होता है 0.007, लिक्विड लिमिट -7। तो अगर हम 50 - 7 करें तो कितना होता है 43। इसको हम 0.007 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 0.031, हमारा आंसर आता है 0.301। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जिससे क्लोज ऑप्शन है वो ये है हमारा सी पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए साइल इज अफेक्टेड बाई, जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, हमें पता है जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है उसको हम CB से डिनोट करते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। और जो MB है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइड बाई 1/E0, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो CB है वो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, CB की वैल्यू एक तो हमें पता है देखो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो हमारा परमिएबिलिटी ऑप्शन होना चाहिए। और ये MB पे डिपेंड कर रही है, और MB किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पे। तो इस तरीके से जो हमारा C पार्ट है वो हमारा ट्रू आंसर होगा। तो कोर्स ग्रेन साइंड आर बेस्ट सूटेड फॉर, मान लीजिए किस तरीके से इसकी जो कंपैक्शन हम कर सकते हैं। ये जो शी फुट रोलर हैं ये हमारे क्लेई साइल के लिए होती हैं, जो वाइब्रेटरी रोलर हैं ये हमारे कोर्स ग्रेन साइल के लिए होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन D ट्रू होगा। स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर, जो स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर है, ये जो B है कोफिशिएंट, ये होता है हमारा डेल U, जो कोफिशिएंट जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ड्यू टू हमारा सेल प्रेशर के कारण जो इंक्रीज़ हो रहा है। जो हम ट्राई एक्सियल टेस्ट पढ़ते हैं, ट्राई एक्सियल टेस्ट पढ़ते हैं, ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट, तो उसमें जो हमारा ये जो है पोर वाटर, ये जो हमारा स्कैम्पटन पोर वाटर कोफिशिएंट है ये किसके बराबर होता है, इंक्रीज इन एक्सेस प्रेशर ड्यू टू कन्फाइनिंग सेल प्रेशर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू कन्फाइनिंग सेल प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन द कन्फाइनिंग सेल प्रेशर। तो ये जो B की वैल्यू होती है ये हमारी, ये जो B की वैल्यू होती है ये हमारी लाई करती है 0 < B < 1। 0 तब होती है जब ड्राई साइल होती है, और 1 तब होती है जब सैचुरेटेड साइल होती है। तो हमें इधर पूछा है सैचुरेटेड साइल, तो इसका ऑप्शन होगा 1। अगर ड्राई साइल पूछा होता तो हमारा आंसर B होना था, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए साइल, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, C + सिग्मा tan phi। तो ये होता है हमारा किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करती है, ठीक है, हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करती है, टोटल स्ट्रेस पे नहीं करती है डिपेंड। उसके बाद हम 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके टोटल 120 क्वेश्चन है। जो एंगल ऑफ कूलम फेलियर एंड वेल्प है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। अगर हम देखें ये जो फेलियर है, कूलम फेलियर एंड वेल्प है, ये जो एंगल बना रहा है ये जो हमारा एंगल फाई के बराबर होता है, और ये जो एंगल हमारा 2θc के बराबर होता है। ये थीटा जो एंगल है, θc बोल रहा हूँ जिसको, ये वो एंगल है जो प्लेन बना रहा है क्रिटिकल स्लोप के साथ। ये जो फाई है ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो हमें पूछा है एंगल ऑफ कूलम फेलियर एंड वेल्प है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो हमारा ये B पार्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। ओके, थैंक यू।